तो कैसे हो यार आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर हुआ है वो हम देखने वाले हैं इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन के ऊपर। तो लेक्चर नंबर 9 में हम लोग क्या देखे थे? हम लोग सेल स्वेलिंग देखे थे, छोटा सा टॉपिक था 10-15 मिनट का। तो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन के ऊपर। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन, लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन। मतलब हेडिंग को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, कि एग्जैक्टली ये बोलना क्या चाहिए। देखिए, अगर कोई भी लेक्चर फ्लो में अगर चल रहा है तो अगर आप उसके की पॉइंट्स को स्पेसिफिकली उसके अगर हेडिंग को आप समझ जाते हो ना, अगर हम उसको थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देते हैं ओवरऑल एक रिकैप टाइप का, ठीक है, तो आपको ओवरऑल पूरा समझ में आ जाता है कि हाँ हमारा फ्लो लेक्चर का कैसे होने वाला है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन क्या बोल रहा है? आपको पता है इंट्रा सेलुलर क्या होता है? देखिए, इतना तो आपको पता ही होगा। अगर हम बात करें अपने इंट्रा सेलुलर, देखिए इंट्रा मतलब क्या होता है आपका? इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल के। ठीक है, और एक्यूमुलेशन आपको पता ही, एक्यूमुलेशन मतलब कि कोई भी चीज़ों का इकट्ठा होना हमारे सेल्स में, क्योंकि इंट्रा सेलुलर की बात हो रही है तो इसमें ही एक्यूमुलेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन मतलब कुछ भी स्पेसिफिकली एक्यूमुलेट हो रहा होगा, जैसे प्रोटीन, लिपिड और आपका जैसे कि ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, बाकी कई सारी चीज़ें हैं, प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सारी चीज़ें एक्यूमुलेट हो सकती हैं हमारे सेल्स में। और ये इंट्रा सेलुलर का क्या मतलब होता है आपको मैं बता ही दिया। आपको पता होगा ना, आप डिफरेंस जानते हो इंटर सेलुलर और इंट्रा सेलुलर में। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। इंट्रा सेलुलर एंड इंटर सेलुलर, ये मैं एक्यूमुलेशन की बात अब नहीं यहाँ पे कर रहा, मैं आपको बस एक जनरल टर्म्स बता रहा हूँ कि इंट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर में क्या डिफरेंस होता है। तो इंट्रा मतलब क्या होता है आपको पता है? इंट्रा सेलुलर की जहाँ पे बात हो, इंट्रा मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, इनसाइड सेल। तो अगर हमारे सेल के अंदर की बात हो रही, जैसे आपका बोल सकते हैं कि इंट्रा सेलुलर आपका प्रेशर ज़्यादा है, तो मतलब आपके सेल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। अगर हम बता सकते हैं इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन, अगर हम टर्म बोलते हैं तो इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन मतलब आपके सेल्स के अंदर कुछ एक्यूमुलेट हो रहा है। आप सुने होंगे जैसे कि सारी चीज़ें हैं। इंट्रा मतलब आपका होता है, इंट्रा सेलुलर मतलब सेल के अंदर, और इंटर सेलुलर अगर आपसे कोई बोले तो इंटर सेलुलर मतलब होता है बिटवीन सेल। जैसे ये हम लोग है, दो सेल्स हैं, दो क्या तीन चार सेल्स मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, तो बिटवीन दिस सेल जो ये है, ये आपका इंटर सेलुलर है। ठीक है, इंटर मतलब बिटवीन टू, तो ये आपका इंटरसेलुलर इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि इंटरसेलुलर क्या होता है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और बताता हूँ कि बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं यार। किस पॉइंट पे? ध्यान से देखिए कि अगर आप टिश्यू का डिफिनीशन पढ़े होंगे, आप 11 में भी पढ़े हो, आप डेफिनेटली HAP फर्स्ट में भी पढ़े हैं बी फार्मा के, तो बहुत लोग का ये देखो टिश्यू का क्या डिफिनीशन होता है आपको पता है ना। ये मत बोल देना टिश्यू का डिफिनीशन है यार कि नॉर्मल सा ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, ये नहीं होता। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, अलोंग विद द इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस, ठीक है, एंड द सेल्स विच आर देयर शुड बी परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है, या फिर सिमिलर फंक्शन। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जैसे ये क्या यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर टिश्यू को हम लोग डिफाइन करें तो यहाँ पे मान लीजिए ग्रुप ऑफ सेल्स हो गया, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल, मतलब यहाँ पे डिराइव्ड सेम सोर्सेस होना चाहिए, आपका सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल होने चाहिए, अलॉन्ग विद द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस, मतलब कि जो सेल्स के बीच का जो इंटरसेलुलर सबस्टेंसेस है, ठीक है, इसके साथ, और दिस शुड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, अगर ये सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तब हमारा टिश्यू होता है। तो वो टिश्यू के डिफिनीशन में जो हमारा यूज हो रहा होता है, मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ, वो जो टिश्यू के जो लिए जो हमारा डिफाइन हो रहा था वो हमारा इंटरसेलुलर होता है। ठीक है, और जो हमारा बाकी सारे इनसाइड सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो वो आपका इंट्रासेलुलर होता है। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करते हैं विरेज यार, और थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम लोग लेक्चर को यहाँ पे फ्लो की तरफ ले चलते हैं। होल्ड टाइट, अच्छे से आप सुनिएगा लेक्चर्स को, ठीक है, डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन में लोग समझ ही चुके हैं क्या होता है। मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ एनीथिंग लाइक फैट, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्ब्स वगैरह। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका शॉर्ट्स होता है कार्ब्स। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको सुने तो हो गया कि एक्यूमुलेशन हो रहा है हमारे देखिए कोई भी चीज़ है, जैसे कि आप जानते हो, कोई भी चीज़ है अगर आप जानते हो कि ठीक है, एक्यूमुलेशन वगैरह की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मतलब कि कोई भी अगर हमारे बॉडी में या फिर लीवर में स्पेसिफिकली आप सुनोगे कि एक्यूमुलेट होता है फैट वगैरह, लिपिड वगैरह, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह, तो ये सारी आपकी फैटी लिवर कॉज करती हैं। तो देखो कोई भी हमारे बॉडी में अगर स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल चेंजेस आ रहे होते हैं ना, तो उसमें ये चीज़ सारी चीज़ें यूनिट लेवल से स्टार्ट होती हैं। जैसे कि अगर फैटी लिवर हो रहा है तो फैटी लिवर ये थोड़ी क्या बोलोगे, फैट आपका जो लीवर है वो मोटा सा हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि येलो कलर में आ गया है,
उसमें थोड़ा सा क्रॉनिक स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, सिरोसिस वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं बतानी होती हैं। मतलब ठीक है बताओ, अच्छी बात है, लेकिन आपका ये क्या होता है ना कि जो आपका फैटी लीवर है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, तो मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट ये कहीं से फॉर्म हो गया। हमारे बॉडी में कोई भी अगर स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन में चेंज होता है एनी हाउ, तो वो डेफिनेटली इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर यूनिट लेवल, जैसे कि आप बोल सकते हो उसको सेल से, ठीक है। तो हमारे सेलुलर लेवल में पहले चेंज होगा, सेलुलर लेवल में पहले हमारे सेल्स में डिपॉजिट हो रही होगी, उसके बाद ओवरऑल टिश्यू मतलब कि उसको हार्म करेगा, उसके बाद फिर आपके पूरे ऑर्गन में हो जाता है, उसके बाद आपके पूरे आप बोल सकते हैं पूरे बॉडी में हो जाता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली आप सुने इसमें से क्या क्या होंगे, आई होप कि आप लिपिड्स के बारे में तो सुने होंगे, लिपिड्स या फैट्स एक ही चीज़ होती है, ठीक है, या फिर इसको एडिपोज सेल भी आप बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें सिनोनिमस हैं, ठीक है। या तो आप इसको फैट बोलो, या तो लिपिड बोलो, या तो फिर आपको एडिपोज बोलो सेल्स, या फिर फैटी सेल्स ही होते हैं। तो आप फैट के बारे में सुने होंगे, आप ये तो बहुत कम सुने होंगे, कार्ब्स का एक्यूमुलेशन ये नहीं सुनोगे, आप प्रोटीन का नहीं सुनोगे, हम लोग सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन आप हाँ लिपिड्स का तो सुनोगे कि मतलब फैट का एक्यूमुलेशन हो गया हमारे लीवर वगैरह पे, तो फैटी लीवर हो गया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन एबनॉर्मल अमाउंट, ठीक है, मतलब कि हमारा कोई भी एक्यूमुलेशन हो रहा है, अगर वो एबनॉर्मली हो रहा है, एबनॉर्मल अमाउंट में हो रहा है इन साइटोप्लाज्म, कोई भी चीज़ यार अगर हमारे इंट्रासेलुलर की बात करें तो सेल के अंदर होगी, तो कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में ही होगी। क्योंकि हमारी अगर एनसी रेशियो के बारे में बात करें, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो, एक बायोलॉजिकल बोल सकते हैं एक मेजरमेंट है, जिससे कि हम पता करते हैं एज ऑफ सेल्स, एज ऑफ सेल हम इससे पता कर सकते हैं। इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ओवरऑल आपका मतलब सेल हेल्दी है कि नहीं, मतलब कि अगर आपका एनसी रेशियो बढ़ा हुआ है, सेल टू न्यूक्लियस रेशियो, साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस रेशियो, ठीक है, तो आपका डेफिनेटली आपका जो सेल है वो आपके बोल सकते हैं डिस्प्लेसिया की तरफ जा रहा है, या फिर नियोप्लेसिया की तरफ जा रहा है, या फिर इसको कैंसर की तरफ बोलोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बाहर जा रही हैं, उसको हम लोग कनेक्ट नहीं कर रहे होंगे। अब थोड़ा सा अब हम लोग अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस अगर वो एबनॉर्मल अमाउंट में हो रहा होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, या फिर न्यूक्लियस में भी हो सकता है, ये कई चीज़ों में, और अगर हम इसकी बात करें तो ये एबनॉर्मल अमाउंट में होता है, बट यहाँ पे वो चीज़ मैं राइट डाउन नहीं किया हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एबनॉर्मली तो हो रहा है, ठीक है, तो ठीक है, एबनॉर्मली हो रहा है, तब आपका ओवरऑल इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन होगा डेफिनेटली। अगर ये नॉर्मली भी हो रहा है ना, अगर इसका अमाउंट एनी हाउ थोड़ा बहुत बढ़ता है, थोड़ा बहुत बढ़ते बढ़ते अगर कुछ चीज़ें होती हैं, तो आपका जैसे कि कोई इंजाइम्स अगर नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि उसको डिजनरेट करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करके कहीं दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए, ठीक है, मतलब वो फ्लो में रहेगा तब तो एक्यूमुलेट नहीं हो। अरे यार देखो, अगर कोई चीज़ फ्लो में चल रही है अपने, तो उसके फ्लो में चलने से क्या होगा कि वो एक्यूमुलेट नहीं होगी, कोई चीज़ रुकेगी तब ना उसको एक्यूमुलेशन बोलोगे, तो वो सारी चीज़ें। तो ये या तो ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होगी पहला, और दूसरा क्या होगा, उसको ऐसा इंजाइम नहीं प्रेजेंट होगा, ENZ से मैं लिख दे रहा हूँ इंजाइम, ये एब्सेंट होगा, इससे क्या होगा आपका उसका डिजनरेशन या फिर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करते हैं। तो अगर हम लोग आगे चल रहे हो तो देखिए वही हमारा जो एक्यूमुलेशन है वो दो टाइप से हो सकते हैं, या फिर दो सोर्सेज से डेफिनेटली हो सकते हैं, इंडोजिनस और दूसरा हो सकता है एक्सोजिनस। इंडोजिनस मतलब आपको पता ही होगा, इंडोजिनस मतलब हमारा क्या होता है, मतलब कि इंडो मतलब इनसाइड, जिनस मीन्स जनरेशन, तो इनसाइड अगर जनरेशन हो रहा है किसी भी चीज़ों का, फॉर एग्जांपल किसी भी कंपोनेंट्स का, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ हो सकती हैं। जैसे कि ऐसे भी कंडीशन है कि कोई बोल सकते हैं कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है, और वो एक्यूमुलेशन कब हो रहा है, जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारे बॉडी में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो इन ट्रांसपोर्ट रहती हैं, इनफ्लो रहती हैं, बट इनहेरिटेंस से ही, मतलब हमारे इनहेरिटेड कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ठीक है, मतलब फ्रॉम बर्थ से ही आपके कुछ कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं कि उसमें आपको उस स्पेसिफिक बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल को डिजनरेट करने के लिए वो एंजाइम अगर आप में एब्सेंट है तो डेफिनेटली वो एक्यूमुलेट हो रहा होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ उसको भी हम लोग आगे देख रहे होंगे। तो ये आपका इंडोजिनसली भी हो सकता है, एक्सोजिनसली भी हो सकता है, मतलब आपके एक्सो मतलब आउटसाइड, जिनस मतलब जनरेशन, तो मतलब आउटसाइड या एक्सटर्नली फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी अगर आ रहा है तो एक्सोजिनस, और इंडोजिनस आपका अगर अंदर बन रहा है, ठीक है, मतलब कि कैन मेड अ डिराइव फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। तो आपका अगर अंदर से आपका मतलब बन रहा है, आपके बॉडी का कोई कॉम्प्लेक्स या फिर कोई भी सब्सटेंस या फिर मॉलिक्यूल्स है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सारी चीज़ें, तो आपका इंडोजिनस हो जाएगा। एक्सोजिनस मतलब आपका बाहर से आ सकता है। और वो जो एक्यूमुलेशन प्रोसेस होता है ना, मतलब कि आपका कोई भी अनयूजुअल सब्सटेंस अगर बाहर से आ रहा है, ठीक है, अनयूजुअल सब्सटेंस अगर आपके बाहर से आ रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। तो देखिए आगे पानी वानी है क्या, अच्छा देखिए, अगर हम इनफिल्ट्रेशन के बारे में बात करें तो वही है एंट्री ऑफ अनयूजुअल सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है।
आउटसाइड से ये कोई भी एंट्री होती है अनयूजुअल सब्सटेंसेस की हमारे बॉडी में। अगर हम वेरियस इंट्रासेलुलर टाइप्स के बारे में बात करें या फिर वेरियस टाइप्स ऑफ इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, क्या यहाँ बोलना चाह रहा है कि इंट्रासेलुलर जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो किस किस टाइप से हो सकता है, अगर हम उसकी बारे में बात करें, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। तो अब ये हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए पहला जो हमारा ए है, पहला हमारा क्या हो सकता है, या फिर ए इसको बोलिए, ठीक है, दोनों में से एक ले लीजिए। पहला क्या होगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, इसको ए आप मान के चलिए, ठीक है। अगर हम ए की बारे में बात करें तो आपका क्या होगा, ये नॉर्मल सेल मेटाबॉलिक कंस्टिट्यूएंट्स प्रोड्यूस्ड इन एक्सिस, जो हमारा नॉर्मल सेल का मेटाबॉलिक कंस्टिट्यूएंट्स है, जैसे जो हमारा नॉर्मल सेल है उसका मेटाबॉलिक जो कंस्टिट्यूएंट्स वगैरह हैं वो अगर एक्सेस में प्रोड्यूस होते हैं, वो अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, वाटर्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें, तो एक तो ये नेचुरल आपका हो गया नॉर्मल सेल, अगर आपका मेटाबॉलिक कुछ भी प्रोड्यूस कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूएंट अगर उसका एक्सिस में प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो एक्यूमुलेट हो रहा है तो आपका नॉर्मल सेल्स का ये है। अगर एबनॉर्मल की हम बात करें तो अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रिकॉर्डिंग वगैरह चालू है ना भाई, हाँ ठीक है। तो देखिए अगर आपका मैं बी की बात करूँ तो आपका एबनॉर्मल मेटाबॉलिक कंस्टिट्यूएंट जो है प्रोड्यूस बाई एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, जो हमारा एबनॉर्मल मेटाबॉलिक कंस्टिट्यूएंट है, ठीक है, प्रोड्यूस बाई एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म। अगर कोई हमारे बॉडी में एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म चल रही है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रही है, तो उसमें जो एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो आपके फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो इनबॉर्न एरर हो सकता है, जैसे मेटाबॉलिज्म इनबॉर्न एरर जो आपका है फॉर एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, अगर आप बी को स्पेसिफिकली समझना चाहो तो यहाँ पे ये मैं करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी आपके बॉडी में एबनॉर्मल चल रहा है मेटाबॉलिज्म, तो उसमें जो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो देखिए यहाँ पे इनबॉर्न एरर हो सकता है, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जैसे अगर कई कई बच्चों में होता है इनबॉर्न एरर ही होते हैं, जैसे कुछ कुछ फॉर एग्जांपल मेटाबोलाइट हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन, यहाँ पे क्या लिखा है, स्फिग्नोमाइलिन वगैरह हो गया, ग्लाइकोजन वगैरह स्पेसिफिकली हो गया, फिर कोई स्पेसिफिक कोई भी मेटाबोलाइट है, उसको वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उनको वो ब्रेक नहीं कर सकते, उनको वो डाइजेस्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, डाइजेस्ट स्पेसिफिकली, या फिर ब्रेक डाउन आप बोल सकते हैं, डिजेनरेट नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। डिजेनरेट आप यहाँ पे नव वर्ड यूज करें तो अच्छा है, डिजेनरेट तो करता है तो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं ब्रेक डाउन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे कि कोई कोई अगर इनहेरिटेड केस के बारे में बात करूँ, या फिर कोई अगर बेबी है, ठीक है, क्या लिख दिया यार, स्पेलिंग स्पेलिंग से उल्टी पुल्टी लिख जा रही है, ठीक है। तो देखिए अगर कोई बॉय है या फिर बेबी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर फॉर एग्जांपल कोई बर्थ किया उसका या फिर उसका बर्थ हुआ, तो उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है, कैसे, वो मतलब कि उसके पास कोई ऐसा एंजाइम एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट मैं लिख दे रहा हूँ, एब्सेंट है, जिससे कि कोई स्पेसिफिक हमारा मेटाबॉलिक, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स या फिर आपका मॉलिक्यूल जो है, ये सारी चीज़ें आपका मतलब कि ब्रेक डाउन नहीं कर पाती हैं उसके एब्सेंस की वजह से, ठीक है, वो ब्रेक नहीं कर पाती हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं कि वो स्पेसिफिक किसी ऑर्गन में एक्यूमुलेट होंगी, एक्यूमुलेट होने से क्या होगा, वो आपका ओवरऑल डिजीज़ फॉर्म करेंगी। कैसे, बाय द एक्यूमुलेशन इन इस स्पेसिफिक बता सकते हैं ऑर्गन्स में। जैसे अगर आप ग्लाइकोजन का नाम सुने होंगे तो वो हमारे लीवर में स्पेसिफिकली हो रहा होता है एक्यूमुलेट। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। हाँ, तो पहले आपको इसको लेकर अगर हम लोग चलें तो देखिए अगर डिफिशियंसी ऑफ एंजाइम है, कलर चेंज करता हूँ, डिफिशियंसी अगर आप ऑफ एंजाइम है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं 3 एग्जांपल यहाँ पे लेके आया हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लू 6 फॉस्फेट या फिर ग्लूको 6 फॉस्फेट या फिर ग्लू 6 फॉस्फेट आप इसको बोल सकते हैं। अगर इसकी एंजाइम की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये मेटाबोलाइट जो ग्लाइकोजन है इसको ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। इसके ब्रेक डाउन नहीं करने की वजह से आपको पता है आपके लीवर में ये स्टोर हो जाएगा, स्टोर होते जाएगा, एक्यूमुलेट होते जाएगा। उसके बाद ये एक स्पेसिफिक डिजीज़ फॉर्म करता है जिसका नाम है वॉन गिरकीज डिजीज़, ठीक है, वॉन गिरकीज डिजीज़ इसका नाम है, ये एक डिजीज़ हो जाएगा। अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो एसिड अल्फा ग्लूकोसाइडेज अगर हमारा कोई एंजाइम है वो एब्सेंट है, तो स्पेसिफिकली सेम ग्लाइकोजन ही आपका यहाँ पे इसको ये ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा होगा। ये कहाँ एक्यूमुलेट होगा, आपके हार्ट मसल्स पे, और पैम्पिस डिजीज़ यहाँ पे ये फॉर्म करेगा। अगर थर्ड एग्जांपल की बात करूँ तो स्फिग्नोमाइलिनेज जो आपका है, ये आपका ये अगर इसका एब्सेंस होगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, फिग्लोमाइलिन जो आपका ये है मेटाबोलाइट या फिर स्पेसिफिकली कोई कंपाउंड, इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है, तो आपका ये स्प्लीन, बोन मैरो या लिम्फ वगैरह में, लीवर है, सॉरी LIVER, ठीक है, लीवर में एक्यूमुलेट होगा, जो कि नीमून पिक्स डिजीज़ आपका फॉर्म करेगा, PIC का है, ठीक है। तो होप आपको इतना समझ में आएगा। अगर मैं आपको कुछ और बातें यहाँ पे क्लियर करता हूँ तो आपको इतना पता है ना,
अगर आप नीट वगैरह प्रिपरेशन किए होंगे तो डेफिनेटली आपको टीचर वहाँ पे बताए होंगे कि होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर लेक्चर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो यार, ठीक है, मेहनत लगती है एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे छोड़िए वो सब चीज़ें, देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ कि अगर आप नीट वगैरह प्रिपरेशन किए होंगे तो आपको पता होगा ना कि अगर देखिए अगर हम किसी दिन ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, अगर हम किसी दिन ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल ये फूड इनटेक है उस दिन, ठीक है, उस दिन इतना ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर गया शादी वादी में, अगर कोई बहुत ज़्यादा खाना खा लिया और किसी दिन है कि केवल 2 रोटी खाया, तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों दिन के एनर्जी में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलने वाला है, दोनों एकदम सिनोनिमस रहेंगे, दोनों एकदम सेम रहेंगे। डिफरेंस क्या होगा कि डिफरेंस कुछ नहीं होगा, आपका ये होगा ना कि आपका जो दोनों दिन होगा वो आपको मतलब ओवरऑल आपकी एनर्जी लेवल सेम ही रहेगी। बट बहुत लोग ये सोचते हैं मैं ज़्यादा खाना खा लूँगा तो मुझे ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा जो फूड होती है, ठीक है, वो आपका एक्यूमुलेट स्पेसिफिकली बोल सकते हैं या फिर स्टोर होता है हमारे लीवर सेल्स के आपके इसमें, मतलब लीवर सेल्स में हमारे स्टोर होता है, और स्पेसिफिकली किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये हमारे लीवर सेल्स में स्टोर हो जाता है। किसमें, एडिपोज टिश्यू, हमारे लीवर के एडिपोज टिश्यू में हमारा जो ये स्पेसिफिक एक्स्ट्रा फूड है, फूड मटेरियल, वो आपका किस फॉर्म में स्टोर होता है, आपके ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपके ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, ये आपके स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये आपको पता होगा पहले से ही, डेफिनेटली नहीं पता तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था कि आपके जो एक्स्ट्रा फूड मटेरियल है आपके एडिपोज टिश्यू ऑफ द लीवर में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और अगर हम किसी दिन फास्ट वगैरह रहते हैं, फास्ट मतलब देखिए, फास्ट मतलब होता है मतलब आप जो अगर व्रत वगैरह रह रहे हैं ना, व्रत को हम लोग फास्ट बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ व्रत ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपका है, तो स्पेसिफिकली अगर आप किसी दिन खाना नहीं खाते हो तो उस दिन आपका जो ये स्टोर्ड फूड है स्पेसिफिकली वो एनर्जी जो है ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर आपको एनर्जी हमारी बॉडी दे देगी ओवरऑल, ठीक है। और आपको पता है हमारी ओवरऑल बोल सकता हूँ कि प्रियोरिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो किस चीज़ों की ज़्यादा रहती है हमारी बॉडी में, फॉर इनटेकिंग ऑफ एनर्जी, फॉर ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंसेस एंड मेक एनर्जी। तो हमारा लिपिड जो है इसका ज़्यादा प्रियोरिटी होता है। उसके बाद आपका बोल सकते हैं कार्ब्स वगैरह का वो जो स्टोर होते हैं थोड़े बड़े, उसके बाद प्रोटीन वगैरह हो गए। स्पेसिफिकली आप यहाँ पे ये दोनों का अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप लिपिड्स को मान के चलिए, हमारा जो लिपिड होता है ना उसका काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रियोरिटी होती है कि हमारी बॉडी अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, 2-3-4 दिन से कुछ नहीं खा रहा हूँ, तो हमारा बॉडी अब धीरे धीरे क्या करेगा, हमारे लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना चालू करेगा, लिपिड्स मतलब फैट्स को। उसके बाद तो हमारे फैट्स में आपको पता है सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है ना, उसको बर्न करोगे तो आपको काफ़ी एनर्जी मिलती है। अगर आपको पता है ना कि आप अगर 1 kg मसल लोगे, थोड़ा सा यार स्पेस वगैरह की कमी हो रही है, रुकिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ। अगर मैं 1 kg मसल ले रहा हूँ और 1 kg फैट ले रहा हूँ, तो पता है आपको क्या अंतर आएगा दोनों में। आपका 1 kg मसल फॉर एग्जांपल इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा मतलब आप समझ लीजिए इतना बड़ा के आसपास। अगर मैं फैट के बारे में बात करूँ ना तो आपका पूरा बोल सकते हैं कि पूरा जो बेड जिस पे इस समय आप बैठे हो ना वो पूरा फैल जाएगा उस पर, और विद बोल सकते हैं कि कम से कम 4 से 5 इंच तक, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा मोटा पूरा बेड आपका फैल जाएगा, वो भी बल्कि कमी पड़ सकता है। मतलब फैट काफ़ी बोल सकते हैं एक वैसा सब्सटेंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है और काफ़ी हल्का होता है। अगर आप इतना फैट इतना मसल लोगे, इतना अगर आप लोगे ओवरऑल फैट, तो आपका जो मसल होगा वो उससे कम से कम 10-15-20-30 गुना भारी होगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, और हमारी बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए होती है तो उसकी प्रायोरिटी रहती है पहले लिपिड को ब्रेक डाउन करना, उसके बाद ये आगे बढ़ती है, ठीक है। तो मैं अगर थोड़ा सा, कहाँ तक हम लोग हो चुके थे, हाँ हम लोग का ये सब एक्सप्लेन हो चुका था। अब हम लोग ओवरऑल देखिए क्या समझने वाले हैं। अब हम समझने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस लेक्चर। अरे भाई जूम हो जाओ, ठीक है। तो देखिए अगर हम थोड़ा सा इसको रेज कर लेते हैं यार, बहुत ज़्यादा हौच पौच लग रहा है ना। आपको अगर लेक्चर समझ आओगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा यार, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ऐसे ऐसे लेक्चर्स, हर लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट मिल रहा होगा डेफिनेटली। अगर हम बात करें अपने प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्यूमुलेशन, मतलब कि आप इसको पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूमुलेशन भी बोल सकते हैं। पैथोजेनेसिस मतलब आपका होता है मैकेनिज्म, ठीक है। तो मतलब हम लोग प्रोसेस एग्जैक्टली देखने वाले हैं, या फिर मैकेनिज्म क्या है एक्यूमुलेशन का, मतलब कैसे एक्यूमुलेशन हो रहा होता है। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट की आपके 2-3 हम लोग इसमें देख रहे होंगे, हाँ डेफिनेटली 3 देख रहे होंगे। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें
तो प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल इंडोजिनस सब्सटेंसेस, मतलब प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह का या फिर किसी भी स्पेसिफिकली कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स वगैरह का इंडोजिनसली, मतलब हमारे सेल्स के अंदर ही, हमारे बॉडी के अंदर ही सब्सटेंस, सेल्स के अंदर नहीं, बॉडी के अंदर, सेल्स में भी हो सकते हैं डेफिनेटली। तो और मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल इंडोजिनस सब्सटेंसेस एट नॉर्मल आर इंक्रीज रेट, ठीक है। ये आपके नॉर्मल रेट में भी हो सकते हैं, आपके इंक्रीज रेट में भी हो सकते हैं, बट द रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म ना इज इनएडिक्वेट टू रिमूव इट, मतलब जो हमारा एक बोल सकते हैं कि स्पेसिफिकली कोई एक ऐसा मेटाबॉलिज्म उसको कराने के लिए वो वहाँ पे एंजाइम एब्सेंट होगा, या फिर आपका जो मेटाबॉलिज्म होगा वो इतना धीरे हो रहा होगा या फिर इतना कम हो रहा होगा कि वो इनएडिक्वेट होगा रिमूव करने के लिए उसको। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो फैटी लिवर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन ड्रॉपलेट्स इन रीनल ट्यूब्यूल्स। फॉर एग्जांपल ये आपका एक सेल है, देखो ये आपका एक सेल है, इसमें आपके छोटे छोटे फैट्स प्रेजेंट होते हैं डेफिनेटली, लिपिड्स वगैरह। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें एबनॉर्मल के बारे में, एबनॉर्मल कंडीशन या फिर इंक्रीज उसका हो जाता है रेट, तो उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अगर स्लो हो गया हमारे सेल्स का, एनी हाउ मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण आपका रिमूवल इसका कम हो जाएगा, तो रिमूव हो नहीं पाएगा फैट्स। तो ये देखिए आपका जो फैट्स यहाँ पे डिपॉजिट हो गया है फैटी लीवर में, ये आपका जो लीवर है ये, और जो आपका ये सेल है ये आपके लीवर सेल्स हैं, ये देखिए आपका छोटे 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 ये आपके फैट्स यहाँ पे डिपॉजिट हो गए हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा डेफिनेटली। कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, ये जो आपका टीजी है ये आपका ट्राइग्लिसराइड्स होता है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, ये आपका ओवरऑल एक फॉर्म है स्पेसिफिकली, जैसे कि आपका फैट है, तो इसका हम लोग इसको देखिए और डेप्थ में, हम लेक्चर को लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। ये जो हमारा ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में आपका लीवर में आपके स्टोर होता है, इतना आप जान लीजिए। बाकी इसमें हम लोग डेप्थ में अगला लेक्चर माना होने वाला है, जो हमारा लेक्चर नंबर, आई होप ये हमारा लेक्चर नंबर 10 हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं चेकआउट कर लेता हूँ, हाँ 10 है, ठीक है। तो अगर हमारा जो लेक्चर नंबर 11 है इसके बाद जो हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं टुडे, ये आपका आज ही अपलोड हो जाएगा। तो आप इसको क्या समझना कि जो हमारा लेक्चर नंबर 11 है वो हमारा डेफिनेटली पूरा, जैसे कि इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन है, तो हमको देखिए क्या होता है, जैसे हमारा इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन हमारे सिलेबस में दे दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि इसमें जैसे हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट्स, ट्राइग्लिसराइड वगैरह इसी के फॉर्म हो गए, वाटर वगैरह, तो ये सारी चीज़ों की एक्यूमुलेशन हो सकती है हमारी बॉडी में, बट स्पेसिफिकली आपको फिगर आउट करना होता है, आपको समझना होता है। अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आपको फिल्टर आउट करना होता है, आपको समझना होता है कि एग्जैक्टली हमको हमारे सिलेबस में क्या दिया है, हमको कोई चीज़ का पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में पढ़ना है आपको कि मतलब आपको डेफिनेटली फैट का पढ़ना है, फैट मतलब लिपिड्स का या फिर एडिपोज सेल्स का या फिर ट्राइग्लिसराइड स्पेसिफिकली पढ़ना है ओवरऑल इसका। तो हम लोग इंट्रासेलुलर जो एक्यूमुलेशन है इसका हम लोग प्रोसेस, मैकेनिज्म, टाइप्स, एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे कैसे आते हैं, इंडोजिनसली, एक्सोजिनसली, वो सारी चीज़ें आपको सब कुछ एक्सप्लेन मैं इस लेक्चर में कर दे रहा हूँ। जो हमारा लेक्चर नंबर 11 होने वाला है उसमें हम लोग इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन पार्ट 2 होगा वो आपका। उसमें हम लोग क्या देख रहे होंगे, उसमें लोग देख रहे होंगे आपका इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी चेंजेस, या फिर फैट का, या फिर ट्राइग्लिसराइड, या फिर लिपिड का, एडिपोज सेल्स का, सारी सिनोनिमस वर्ड्स हैं। तो हम लोग उसमें देखेंगे इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ फैट, ये हम लोग को पढ़ना है। इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया लेक्चर नंबर 10 में। इसका जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग को सिलेबस में दिया है कि हम लोग को मतलब इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन आपको पढ़ाई इसलिए जा रहा है कि आप लोग फैटी लिवर के बारे में पढ़ सको, आप लोग मतलब कि कुछ कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ सको। तो ये जो हमारा फैटी लिवर होगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें हम लोग को मतलब उसको देखने पढ़ने के लिए ओवरऑल चलना है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और सेकंड की बात मैं अगर करूँ तो इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल एंडोजिनस सब्सटेंसेस। एंडोजिनस सब्सटेंसेस मतलब अंदर ही बन रहा है, बट ये हमारा एबनॉर्मल होगा, ठीक है। और क्या करेगा, प्रोडक्ट ऑफ म्यूटेंट जीन ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग ट्रांसपोर्ट, इनएबिलिटी टू डिग्रेड एफिशिएंटली। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इतना नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थ्रू द फ्लो डायग्राम। जैसे देखिए आपको यहाँ पे क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेंट प्रोटीन इन लीवर, आपको पता है कि एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ सेकंड की, तो इसमें क्या होगा कि आपका एक्यूमुलेशन होता है म्यूटेंट प्रोटीन का हमारे लीवर में। हमारे लीवर में फैट का भी होता है, हमारे लीवर में आप बोल सकते हैं कार्ब्स का भी हो सकता है, स्पेसिफिकली आपके लिपिड्स का ज़्यादा होता है। तो अगर प्रोटीन की हो रही है, म्यूटेंट प्रोटीन की, तो देखिए आपका क्या होता है, जैसे हमारा बॉडी है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो ऊपर स्टेटमेंट था उसको। अगर हमारी बॉडी है, ठीक है, अगर वो हमारी बॉडी है, अगर उसमें म्यूटेंट जीन है, ठीक है, म्यूटेंट जीन आपका अगर प्रोड्यूस कर रहा है प्रोटीन, ठीक है, वो अगर वो म्यूटेंट जीन हमारा अगर प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो जो प्रोटीन होगा वो आपका म्यूटेंट प्रोटीन होगा। और ये आपका जो एबनॉर्मल इंडोजिनस प्रोडक्ट है, ये आपका एबनॉर्मल इंडोजिनस प्रोडक्ट है। इंडोजिनस प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में ही जो म्यूटेंट जीन है वो प्रोड्यूस कर रही है उस प्रोटीन को, स्पेसिफिकली दैट प्रोटीन इज कॉल्ड म्यूटेंट प्रोटीन, एंड दिस इज कॉल्ड यू कैन से एबनॉर्मल इंडोजिनस प्रोडक्ट। दिस इज बिकॉज mutant gene that is found in our body, and specifically it forms a mutant protein. So for this mutant protein हमारा क्या होगा कि जो फोल्डिंग्स हैं या फिर जो इसको फोल्ड करती हैं
और यू कैन से दैट ट्रांसपोर्टेशन और या फिर मेटाबॉलिज्म पाथवेज, ये सारी चीज़ें आपके म्यूटेंट प्रोटीन के लिए एब्सेंट होती हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में। अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा मैं क्या यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो बॉडी में हमारा अगर म्यूटेंट जीन है, वो म्यूटेंट जीन आपका प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, तो उसको म्यूटेंट प्रोटीन बोलोगे। वो म्यूटेंट प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए नहीं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए नहीं, वो सारे मेटाबॉलिज्म पाथवेज वगैरह स्पेसिफिकली इस चीज़ों के हमारे बॉडी में एब्सेंट होते हैं या फिर इनएडिक्वेट होते हैं। इनएडिक्वेट मतलब होता है लेस अमाउंट में, ठीक है, या फिर उतना पोटेंट नहीं होते हैं कि मतलब वो उसको कर सकें, ठीक है। दैट्स वाई म्यूटेंट प्रोटीन एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी, इसी वजह से हमारा जो म्यूटेंट प्रोटीन है वो हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए सेल, इसमें जो जीन आपका हो गया आपका क्या म्यूटेंट जीन, ये म्यूटेंट जीन आपका क्या कर रहा है, म्यूटेंट प्रोटीन बनाएगा। कैसे, देखिए ये डिफेक्ट इन प्रोटीन, ये एक प्रोटीन का डिफेक्ट है, इनफोल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिज्म पाथवेज वगैरह अगर एब्सेंट है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या होगा कि आपका एक्यूमुलेट हो जाएंगी, प्रोटीन जो है आपका या फिर म्यूटेंट प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाएगा। जैसे देखिए ये सारी आपकी म्यूटेंट प्रोटीन है। डेफिनेटली अगर मैं थर्ड की बात करूँ, ठीक है, थर्ड के बारे में, तो देखिए आपका थर्ड यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है, डेफिनेटली आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो थर्ड क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ नॉर्मल एंडोजिनस सब्सटेंसेस, हम लोग देख रहे हैं एबनॉर्मल, सॉरी एक्यूमुलेशन ऑफ नॉर्मल एंडोजिनस सब्सटेंसेस, मतलब क्या नॉर्मल ही हो रहा है बट एंडोजिनस ही है, हमारे बॉडीज के अंदर ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू इनहेरिटेड डिफेक्ट इन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल कोई अगर बेबी का बर्थ हो रहा है, उसमें फॉर एग्जांपल फ्रॉम बर्थ ही अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली किसी मॉलिक्यूल, किसी कंपाउंड, किसी कॉम्प्लेक्स को डिग्रेड, या फिर डिग्रेड आप मत यहाँ पे वर्ड यूज़ करो, डिजनरेट, डिजनरेट भी मत यूज़ करो, आप उसको बोल सकते हो ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है, या फिर उसका ब्रेक करने के लिए, अगर वो आपका एंजाइम नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो आपका क्या करेगा, एक्यूमुलेशन फॉर्म करेगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर कोई बेबी बर्थ कर रहा है, अगर उसके में कोई एंजाइम ऐसा नहीं प्रेजेंट है जो कि स्पेसिफिक किसी मॉलिक्यूल या फिर कॉम्प्लेक्स को वहाँ पे ब्रेक डाउन न कर पाए, तो वो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका वो जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका स्टोर कर जाएगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा। तो वही चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोजन, लिपिड स्टोरेज डिजीज, अगर मैं सेल्स के बारे में बात करूँ तो आपका कोई कॉम्प्लेक्स है, ये आपका न्यूक्लियस है, इसको छोड़ो, ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स है कोई, अगर इसका जो एंजाइम है जो इसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है या फिर इसको ब्रेक डाउन कर रहा है इन इट्स स्मॉलर पार्ट्स जो कि सोल्यूबल हो, ठीक है, अगर वो क्या है कि अगर आपका एंजाइम वहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे एंजाइम अगर आपका एब्सेंट है, तो क्या होगा, ये आपका एक्यूमुलेट कर जाएगा, ये आपका डिजॉल्व होगा ही नहीं, आपका सॉल्युबल होगा ही नहीं, तो क्या होगा, आपका एक्यूमुलेट कर जाएगा। डेफिनेटली आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर मैं फोर्थ के बारे में बात करूँ तो फोर्थ क्या है आपका, क्या बोलता है ये आप सब आपके मैकेनिज्म देख रहे हो, मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन, जैसे कि पहला क्या था आपका, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, तो चौथा क्या था, तो वही सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल एक्जोजिनस, इस बार आपका एक्जोजिनस सब्सटेंस आ रहा है, मतलब आउटसाइड द सेल से आ रहा है, ठीक है, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म टू डिग्रेड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू अदर साइड्स। फॉर एग्जांपल जो हमारा एक्यूमुलेशन हो रहा है एबनॉर्मल ही, ठीक है, एबनॉर्मल होगा तभी ना एक्यूमुलेट होगा यार, एबनॉर्मल मतलब ज़्यादा हो रहा है प्रोड्यूस, एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल एक्सोजिनस सब्सटेंस मतलब हमारे बॉडी के बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम मतलब उसको डिग्रेड करने के लिए, उसको डिजनरेट करने के लिए, उसको स्पेसिफिकली ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होंगे और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म नहीं होगा कि उसको, मतलब देखो कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट में है, कोई चीज़ फ्लो में, तो वो एक्यूमुलेट नहीं करेगी, आपको पता है, मैं पहले ही बताया। तो वो चीज़ें, तो वो क्या होगा, अदर साइड्स पे जा नहीं पाएंगी, अगर एक्यूमुलेशन वहाँ पे हो रहा है, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अगर रुक गया तो आपके वहीं पे वो रुक जाती हैं। तो वही आपका फॉर एग्जांपल सिलिकोसिस होता है इसका एग्जांपल। तो ये हमारा सेल है, देखिए यहाँ पे जो ये है आपका एक्सोजिनसली हमारे सेल्स पे आ रहे हैं, मतलब आउटसाइड से, ठीक है। ये क्या होगा, इनडाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेबल एक्सोजिनस सब्सटेंसेस, इसका अनडाइजेशन हो पाता है, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, स्पेसिफिकली ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है, इसके लिए एंजाइम नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसके लिए ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म नहीं प्रेजेंट होता है। तो वही है, ये आपका ओवरऑल यहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाता है। सो आई होप कि लेक्चर खत्म हो गया हम लोग का, हाँ डेफिनेटली। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अच्छा यार एक बात बताओ, बहुत लोग को मैं देखा हूँ चैनल को यार अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, ज़रा आप इसको पढ़ के यार बताना यार ये है क्या। ये बहुत लोग इसको नूटरिंग पढ़ते हैं, कोई लोग नर्टरिंग पढ़ते हैं, अरे भाई साहब ये नर्चरिंग है यार, आप पढ़े बड़े हो कि नहीं। सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो, बट आप इसको प्लीज़ अच्छे से प्रोनाउंस करिए। ये नर्चरिंग आप अच्छे से यार, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, आप यहाँ तक अगर लेक्चर आपको समझ में आ रहा होगा सारा चीज़, तो प्लीज़ आपको प्रोनाउंसिएशन भी अपना सही करिए। ये नर्चरिंग है, ठीक है, NURTURING, नर्चरिंग मेडिकोस हमारे चैनल में। नर्चरिंग मतलब क्या होता है कि मेडिकोस को या फिर मेडिकल गाइज को नर्चर करना, मतलब उनका पालन पोषण करना है, फिर उनको फीड करना है, स्पेसिफिकली नॉलेज से भी, किसी भी चीज़ों से। यहाँ यूट्यूब पे है तो ये आप नॉलेज के द्वारा ही फीड हो रहा होगा, ठीक है। तो ये नर्चरिंग
ये है नर्टूरिंग, नर्टूरिंग नहीं है, नर्चरिंग। आप इसको अगर नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हो तो आप गूगल पे ये वर्ड डालो, तो वहाँ पे आप वॉइस को ऑन करके जरा उसको सुन लेना कि क्या बोल रहा है, ठीक है। नर्चरिंग, नर्चरिंग है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस आवर वीडियो फॉर लाइक यू नो, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप इसको वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आया हो। देखो यार, किसी भी बातों का बुरा मत माना करो। अगर मैं कोई चीज़ें बता रहा हूँ तो वो डेफिनेटली वो आपको हेल्प कर रही होंगी। अगर किसी के सामने आप चैनल ऐसे प्रोनाउंस करोगे तो वो कहेगा भाई, आपका दोस्त ही अगर वो चैनल को देख रहा है तो कहेगा भाई नर्टरिंग क्या होता है, नर्चरिंग होता है ना। बाकी आपको अगर लेक्चर पसंद आया होगा, डेफिनेटली मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आपको लेक्चर समझ में आते हैं मेरे ना, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे कैचर हो, आप अच्छे नॉलेज रखते हो, एक अच्छी नॉलेज रखते हो। आपका वो जो पावर है कैच करने का किसी भी कॉन्सेप्ट को, वो अच्छा है। मैं कई बच्चों को देखा हूँ कि वो मतलब रटने वाली चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो मतलब कि उनको बस आप एक स्टेटमेंट टाइप का बुक छाप के दे दो, वो उसको पढ़ लेंगे, पता नहीं कैसे पास हो जाते हैं भाई। वो कितना दिन तक याद रहता है यार। अगर आप कोई चीज़ कॉन्सेप्चुअल बेस में, आप देखिए मेरा नोट्स भी देख रहे होगे ना, तो आपको काफ़ी बोल सकते हैं मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड मिलता है, या फिर आप बोल सकते हैं काफ़ी बोल सकते हैं एकदम, बोल सकते हैं ना, मतलब काफ़ी छोटे फॉर्म में रहता है। बाकी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। छोटे फॉर्म में मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ इसमें एब्सेंट है। छोटे फॉर्म में मतलब कि काफ़ी कंसाइज नोट्स होते हैं। इसमें आपकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे, और आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो आपके काम के। फालतू आपको थियरी वेरी नहीं मिलती है, थियरी ही मिलती है आपको। कॉन्सेप्ट सब कुछ मिल जा रहा होता है इसमें, जो आपको डेफिनेटली आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम करेगा, आपके एग्जामिनेशन राइटिंग में काम करेगा। अब ये इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन है फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन आपको कर दिया, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कुछ मैं लोगों को दिखाऊं, या फिर है कि आपको आधे पन्ने की बुक दे देंगे, उसको आप रटो तब आप एग्जाम में लिख पाओगे, भूल गए तो काम खत्म। तो आपको ब्रेक डाउन करके लिखना, आपको समझना, वो सारी चीज़ें आपको चाहिए होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली अच्छा मिल रहा होगा। अगर आप नीट वगैरह की प्रिपरेशन की हो ना तो मैं जानता हूँ यार, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए होता है, आपको एक ऐसा लेक्चर चाहिए होता है जैसे कि आपको नीट वगैरह में टीचर समझा रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें आप थियरी आप नहीं पाओगे, उसमें आपको सब कुछ आपको फ्लो डायग्राम में समझाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको उसी फॉर्मेट में सब कुछ दे सकूँ, कि आपको भी लॉन्ग टर्म में जा सके, लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस में जा सके, आप उसको अच्छे से लिख सको, समझ सको, यूटिलाइज भी कर सको आपके कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में, कम्पिटेटिव क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली। तो वो सारी चीज़ें हैं। थियरी बेस्ड ज़्यादा मज़ा नहीं देता यार, ठीक है। समझने में ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट अच्छा सा कर दीजिए, ठीक है, कि मुझे समझ में आए, मुझे पता चले ना यार कि मैं मतलब अब मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ में आया कि नहीं लेक्चर्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो यार। बाय बाय, टेक केयर।